उस दिन से खौफ खाओ जब नवाज शरीफ अपनी कहानी अवाम के पास लेके जाएगा। उसको इस नहज पे मत लेकर जाओ कि जो राज उसके सीने में दफन है, जो साजिशें उसके खिलाफ हो रही हैं, वो अवाम को ये बताने पे मजबूर हो जाए। अगर आपके साथ कॉन्स्पिरेसी हो रही है तो अब आप बर्दाश्त करें। पार्लियामेंट के खिलाफ साजिश हो रही है और आप देख रहे हो, ये हमें बता दो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप प्रोग्राम देखने रूबरू इस्लामाबाद स्टूडियो से और मैं हूं आपका मेजबान शौकत पिराचा। जुम्मा गुजर गया, हफ्ता और इतवार रह गए। पीर के रोज तो JIT की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने चली जाएगी। इमरान खान ने आज नथिया गली में कहा कि JIT में शरीफ फैमिली के हालात बहुत बुरे हैं। इमरान खान कहते हैं कि गॉड फादर के खिलाफ उनका जिहाद जारी रहेगा। शरीफ फैमिली बार बार कह रही है कि उनके खिलाफ साजिश हो रही है। छुपे लफ्जों में कहें या दबे लफ्जों में कहें या खुल के कहें, कुछ ना कुछ राज वो सीनों में रखते हैं और वो कह रहे हैं कि हम अवाम के सामने लाएंगे। आसिफ अली जरदारी साहब कहते हैं, मियाँ साहब अगर आपके खिलाफ साजिश हो रही है तो बर्दाश्त करें। जबकि खुर्शीद शाह कहते हैं कि अगर साजिश हो रही है तो मुझे नहीं, मौलाना फजलुर रहमान के कान में बता दें, पार्लियामेंट को हम बचा लेंगे। ये वाकई कोई साजिश हो रही है मुल्क में जमहूरियत के खिलाफ या जमहूरी हुकूमत के खिलाफ या मियाँ नवाज शरीफ बतौर वजीर आजम के खिलाफ? आज बुनियादी तौर पर हम ये नुक्ता अपने मेहमानों के साथ उठाएंगे क्योंकि बहुत ही सीजन्ड पैनल है मेरा। मैं खुद भी उनसे समझूंगा कि हालात किधर जा रहे हैं और कोशिश करेंगे कुछ ना कुछ नादरीन आपके लिए भी हम सामने लाएं। मेहमानों का तारफ करा देता हूं। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब हामिद मीर साहब, तजरिया निगार हैं। मैं अब भी जर्नलिस्ट कहता हूं आपको, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। जनाब इजाजुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गुज़श्ता 85 से लेकर अब तक जितनी सियासत रही है इजाजुल हक साहब बेहतर जानते हैं उसको। मुझे कराची से ज्वाइन किया है पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा सरदार नबील गबोल साहब ने। बहुत शुक्रिया सरदार साहब, आपने वक्त दिया। हामिद मीर साहब, जिस कॉन्टेक्स्ट में मैं आपसे बात कर रहा हूं आज, गुज़श्ता रोज मियाँ साहब ने, मियाँ नवाज शरीफ ने, वज़ीर आज़म साहब ने खुद कहा कि धरने वाले हर साजिश में शरीक रहे हैं। हालांकि इमरान खान पूछ रहे थे कि मियाँ साहब बताएं आपके खिलाफ साजिश कौन कर रहा है, ये साजिश हो रही है, कौन कर रहा है? मियाँ साहब को मालूम है, धरने वालों का नाम ले रहे हैं, क्या साजिश हो रही है? राजा साहब, बात दरअसल यह है कि मेरे सीने में बहुत से राज आपके अपने सीने में। जी हाँ, मुझे आप मजबूर ना करें कि मैं ये राज जो हैं ये कौम के सामने ले आऊं, वरना आपके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। सच्चाई में तो मुश्किल नहीं होती फिर। अच्छा तो मसला ये है कि इस वक्त, इस लम्हे मौजूद में, जब मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ और मेरे साथ इजाजुल हक साहब बैठे हैं, तो इस वक्त इस लम्हे मौजूद में पाकिस्तान में कोई भी रियासती इदारा, फौज या जुडिशरी या कोई और रियासती इदारा जो है वो जमहूरियत के ख़िलाफ़ कोई साजिश नहीं कर रहा। और अगर नवाज शरीफ साहब के ख्याल में जमहूरियत के ख़िलाफ़ कोई साजिश हो रही है तो फिर ये उन पर वाजिब है, ये पाकिस्तान के 1973 के आइन के तहत उनका फ़र्ज़ है कि वो कौम को बताएं कि जमहूरियत के ख़िलाफ़ क्या साजिश हो रही है। अगर जमहूरियत के ख़िलाफ़ साजिश हो रही है तो ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश हो रही है। लेकिन अगर मुल्क का वज़ीर आज़म जो है वो गोल मोल तरीके से बात कर रहा है और उसकी बेटी ये कह रही है कि नवाज शरीफ को मजबूर मत करो कि वो अपनी कहानी अवाम तक लेके जाए, तो इसका मतलब है कि आप ब्लैकमेल कर रहे हैं। अगर कोई आपके खिलाफ, जमहूरियत के खिलाफ को साजिश हो रही है तो आपको 1 मिनट से पहले कौम को बता देना चाहिए। अगर आप नहीं बता रहे तो इसका मतलब है कि या तो साजिश नहीं हो रही या फिर आप ब्लैकमेल कर रहे हैं। मेरी तो इंफॉर्मेशन ये है कि इस वक्त तो कोशिश ये की जा रही है कि सिस्टम चलता रहे, लेकिन कुछ सियासतदान ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि उनके खिलाफ बहुत सी डिटेल्स अभी सामने आने वाली हैं कुछ दिनों में, और वो अगर डिटेल सामने आ गई तो उनके लिए लोगों को अपनी शक्ल दिखाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वो शोर मचा रहे हैं जनाब कि जमहूरियत के खिलाफ साजिश हो रही है। मैं दोबारा कहूँगा कि अगर जमहूरियत के खिलाफ साजिश हो रही है और नवाज शरीफ उस साजिश को कौम के सामने नहीं ला रहे तो वो अपने जो मनसब की जिम्मेदारियां हैं वो उनकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, वो आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। और
अदालतों को नोटिस लेना चाहिए कि पाकिस्तान का मुंतखब वजीर आजम अपने मनसब की जिम्मेदारियां सही तरीके से अदा नहीं कर रहा। उसको पता है कि जमहूरियत के खिलाफ साजिश हो रही है, लेकिन वो चुप करके बैठा हुआ है। चलिए इजाज़ुल हक साहब, आपकी तरफ आऊंगा। मुझे किसी कॉन्टेक्स्ट को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, चंद शॉर्ट्स हमने आपको सुनाए। कहीं ना कहीं तो है ना मुस्लिम लीग नून के ज़हन में, ख्वाजा साद रफीक ने मरियम नवाज साहिबा की पेशी से 2 दिन पहले तकारीर की, मियाँ साहब ने खुद बात की, मरियम नवाज साहिबा ने बात की, उनके ज़हन में आखिर है ना ये बात कि साजिश हो रही है? देखिए लाज़मी बात है उनके जहन में ये बात आई होगी, क्योंकि अगर आप पाकिस्तान की तारीख़ को देखें तो 1988 से ऑनवर्ड्स तो 90, 93, 96, 99 हमारे सामने, और हमने ख़ुद यानी बड़े करीब से इन मामलात को देखा। तो एप्रीहेंशंस होती है ना, जब आप इससे गुज़रे हो माजी के अंदर, अभी कुछ हो रहा हो या ना हो रहा हो। 93 में और 99 में तो हमने प्रेडिक्ट भी कर दिया था, मैंने खुद प्रेडिक्ट कर दिया था। बहुत से लोगों को, हामिद मीर साहब को ही मालूम होगा कि हर किसी को पता होता था, मैंने खबर भी छाप दी थी, गली कूचों में, वानों में, ड्राइंग रूमों में सब बात हो जाती थी। इनके कहने पे खबर छापी और मुझे उठा के ले गए। बताओ सोर्स कौन है? मैंने नाम नहीं बताया। तो खबर तो सही छप गई। बहुत सी ऐसी खबरें थी जो कि हमें मालूम हो जाती थी। यानी ये बात से बात निकली है तो मैं बता दूं कि 1 माह पहले पता लग गया था कि नवाज शरीफ साहब जा रहे हैं सऊदी अरेबिया। 12 अक्टूबर 99 के कू के बाद की बात, जब मियाँ साहब सऊदी अरेबिया गए 1 माह पहले पता लग गया था। 2000 की बात है। हाँ, 2000 की बात, दिसंबर की बात है। ये बहुत तड़पे ISI और परवेज मुशर्रफ साहब ने सारों की मीटिंग बुला ली। इजाज़ुल हक को कैसे पता लगा, किसने बताया, कैसे लीक हुई बात? तो ये बातें तो होती रही ना माजी में। अब इस वक्त मैं जब बैठ के सोचता हूँ, क्योंकि ताल्लुकात हमारे हैं, कहीं मुझे साजिश नज़र नहीं आ रही इस वक्त। क्योंकि साजिश कैसे हुई माजी के अंदर मैं बता रहा हूँ, या सदर बाख्तियार के पास और वज़ीर आज़म बेख्तियार के बीच में कोई यानी आपस में इख्तलाफ हो गया, या फ़ौज और वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ इख्तलाफ हो गया। तो उस ज़माने में ये होता था कि तीनों में से 2 जिस तरफ हो जाते थे, तीसरा मारा जाता था। ठीक है ना, ये इससे हम गुजरे हैं, यानी मतलब कोई टेनोर हमने अपना पूरा नहीं किया था इसी वजह से। लेकिन 12 अक्टूबर को तो ये 2+1 वाला नहीं था ना फार्मूला। उस वक्त तो 58 टू भी खत्म हो गई थी। वो तो एक हादसे की पैदावार थी ना, मतलब प्लानिंग चाहे हो रही होगी उसकी, लेकिन वो तो अचानक एक हादसे के जरिए हो गया ना, कि वो बाहर से आ रहे हैं और पीछे जो होना था वो हो गया। तो अब मैं समझता हूँ कि जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर ने एतमाद में लिया था धरने के दौरान, सुबह शाम दोपहर रात, यानी इकट्ठे होते थे, मीटिंग्स करते थे, मालूमात एक दूसरे को देते थे, कुछ मालूमात लेते थे, और कुछ हमें भी खबर थी कि हाँ कुछ इसके पीछे थोड़ी बहुत साजिश हो सकती है। कुछ रिटायर्ड लोग थे जो कर रहे थे, हो सकता है कुछ हाजिर सर्विस भी होंगे। मुझसे किसी हाजिर सर्विस ने रब्ता नहीं किया था, लेकिन रिटायर्ड के जरिए हमें बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिल गई थी उस वक्त। रिटायर्ड के जरिए हाजिर सर्विस की इन्फॉर्मेशन मिली? हाजिर सर्विस की नहीं, अच्छा, धरने की और कब चल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। बल्कि सारी रात लगाकर हमने रोका था कि जब ये आ रहे थे डी चौक, क्या कहते हैं इस चौक को, डी चौक आ रहे थे, तो सारी रात हमने जाग कर ये कोशिश की कि ये कहीं गोली ना चले और इनको रास्ता दे दिया जाए, क्योंकि जो प्लान था वो हमें पहले पता लग गया था। तो अब इस वक्त जो सिचुएशन पैदा हुई है, मैं समझता हूँ कि मुझे एक तो किसी को इत्मीनान में नहीं लिया गया, जैसे कि पीपल्स पार्टी है, धरने के दौरान सारी, यानी जितनी जो बातें 16 जमातें पार्लियामेंट के अंदर हैं, सिवाय एक के जो बाहर धरने में थी, सब जमातें ऑन बोर्ड थी और पार्लियामेंट। लेकिन मियां साहब तो कल भी कह रहे थे ना कि धरने वाले हर साजिश में शरीक रहे हैं। तो देखे, ऑपोजिशन का काम ही होता है, ऑपोजिशन का काम है जी कि आप झूठ बोलें, आप साजिश करें, आप हुकूमत गिराने की कोशिश करें। और माजी में भी ये होता रहा, जब हम ऑपोजिशन में थे हम भी साजिश करते थे, और जब वो ऑपोजिशन में होते थे पीपल्स पार्टी वाले, वो भी साजिश करते थे। ये 90s का इसी तरह गुजरा, ये 88 के बाद ये मामलात इसी तरह गुजरे, पूरा 90s इसी तरह गुजरा। और हमने बहुत सी प्रेडिक्ट कर दी थी पहले, अपनी तकरीरों में कह दिया था जो चले, यानी मादी में था, उसके इंप्रेशंस कहीं ना कहीं इम्प्रिंट रहते हैं। मैं नबील गबोल साहब आपकी तरफ आऊंगा। मरियम नवाज साहिबा की पेशी से पहले हमने देखा कि माहौल बड़ा गर्म रहा। ख्वाजा साद रफीक की 2 तकारीर की मैंने आपको अभी मिसाल दी।
उन्होंने अपनी तकारीर में एक बात की कि पार्टी इजलासों में या पार्टी के अंदर जो डिस्कशन हुई, जेआईटी में आईएसआई और एमआई के सीनियर ऑफिसर्स की पार्टी इजलासों में मुखालफत की गई, जबकि मियां साहब ने कहा कि सब्र करें। जब साजिश की बात करते हैं मुस्लिम लीग नवाज के लीडर्स, तो इशारा किस तरफ लेके जाते हैं साजिश का? देखें, ये सब कुछ शुरू हुआ जब निहाल हाशमी ने जो तकरीर की, और ये तकरीर भी निहाल हाशमी ने ख़ुद इतनी उसको हिम्मत नहीं है करने की, और उससे करवाई गई, और बाकायदा एक वफाकी वज़ीर का जो है उसको बुलाकर कहना कि भाई तुम कराची जा रहे हो और तुम ये बात करना ज़रूर। वहाँ से शुरुआत हुई एक कॉन्स्पिरेसी की भी कि जेआईटी को कंट्रोवर्शियल बना दिया गया। एक कॉन्स्पिरेसी शुरू हुई कि किस तरह, क्योंकि इनको पता था कि ये मनी ट्रेल पेश नहीं कर सकेंगे, इनको पता था कि कतरी शहजादा जो है वो कभी नहीं आएगा, तो इनको पता था जेआईटी की रिपोर्ट क्या आएगी, तो इनको पहला टास्क मिला कि कंट्रोवर्शियल बनाना है। अब साजिश की ये बात कर रहे हैं, ये साजिश मार्शल लॉ की बात नहीं कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं जुडिशियल कू की, जो काफ़ी अरसे से जो है सुनने में आता था कि, और ये शुक्रगुजार इनको होना चाहिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट की जिसने 18th अमेंडमेंट लेकर आए, वरना यही ममनून हुसैन जो है सरदार फारूक लगारी बन जाता और 58 भी लगा लेता, और कब का लगा लेता, यही ममनून हुसैन लगा लेता। लेकिन चूंकि नहीं है वो आर्टिकल 18 अमेंडमेंट की वजह से पावर्स प्रेसिडेंट के पास, तो अब ये कहते हैं कि जी साजिश जो है वो हमारे खिलाफ जो है जुडिशरी से हो रहा है और उसके पीछे और भी लोग साथ में हैं। तो मैं बार बार एक बात कहता हूं, मैंने तो यहां तक अपने एक शो में कहा राना सनाउल्लाह को और ये जो कैट का मिनिस्टर है तारिक फजल चौधरी को, कि अगर इतना ये लोग मकसद समझते हैं कि ये फेस कर सकते हैं इस साजिश को, तो ये साजिशियों का नाम ले, क्योंकि फिर देखे ना, हम भी पीपल्स पार्टी क्या दूसरी जमातें जितने भी है, क्योंकि जो हमारे साथ हुआ है वो इनके साथ तो हुआ ही नहीं है, ये तो बड़ी आसानी से निकल के मुल्क से बाहर चले गए। जो हमारे साथ हुआ है, हमने फांसी पे भी हम लटके हैं, हमने शहादत भी कबूल की, लेकिन हमने कहा कि नवाज शरीफ को आना चाहिए पाकिस्तान में और तीसरी बार वजीर आजम बनना चाहिए, तब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान आई और उस मिलिट्री डिक्टेटर का मुकाबला किया मुशर्रफ, जिसने कहा कि मैं किसी सूरत में नवाज शरीफ और बेनजीर को आने नहीं दूंगा। तो सबसे बड़ी साजिश ये खुद अपने खिलाफ कर रहे हैं। असल में ये इलेक्शन में जाना चाह रहे हैं, और इलेक्शन में इनको पता है कि ये मिलिट्री आर्मी कू नहीं होगा, मार्शल लॉ नहीं लगेगा, इलेक्शन तो होना ही है। जाके आवाम के सामने कहेंगे जी साजिश के जरिए हमें हटा दिया गया, इसलिए हमने 4 साल कोई काम हम नहीं कर सके, इसलिए हमने लोड शेडिंग का खात्मा नहीं कर हम सके, इसलिए हमने कोई डेवलपमेंट का कोई बड़ा काम नहीं किया। सरदार साहब इधर ही रुकिए, मुझे ब्रेक लेना है। नाजरीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आप वापस आएंगे। इसी कॉन्स्पिरेसी एलिमेंट को, साजिश वाले अंसर को हम और आगे बढ़ाएंगे एक और एंगल से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने, जैसे हामिद मीर साहब दुरुस्त कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने एक जिम्मेदारी लगाई है आईएसआई की, एमआई की, सियासत के इदारों की, 190 आर्टिकल के अंदर सबको तामन करना होता है। बात करेंगे ब्रेक के बाद, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं आप इस्लामाबाद स्टूडियो से। हम बात कर रहे हैं जेआईटी की आने वाली रिपोर्ट के हवाले से, उस पर एतराज़ात के हवाले से, और हुकूमत बार बार ये कह रही है, सिर्फ पार्टी नहीं वुज़रा भी कह रहे हैं कि कोई साजिश हो रही है। हामिद मीर साहब, सुप्रीम कोर्ट ने तो आर्टिकल 190 के अंदर सब इदारों को हुक्म दिया कि तामन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही जेआईटी बनाई, आईएसआई के सीनियर ऑफिसर का आ गया, उसमें एमआई के सीनियर ऑफिसर का आ गया। क्या फिर इसको जब हम क्वेश्चन करें, फॉर एग्जांपल इफ आई बिकम नाउ एन लीडर, मैं अगर कहूं एतराज है इन पर, तो वो जस्टिफिकेशन बनती है इन टर्म्स ऑफ कॉन्स्पिरेसी? बिल्कुल भी नहीं बनती। और मैं आपको ये गुजारिश करूंगा कि सबसे पहले तो आप ये देखें कि इस जेआईटी में जो आईएसआई और एमआई के 2 नुमाइंदे हैं, ये कौन है? ये दोनों वो लोग हैं जो कि डॉन लीग्स की इंक्वायरी कमेटी में भी शामिल थे, और इन दोनों अफसरान ने डॉन लीग्स की जो इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट है वो इन्होंने पब्लिक नहीं की। इन दोनों ने अपनी उस रिपोर्ट में कहा है कि जो मरियम नवाज शरीफ जो है उस पर जो इल्ज़ाम है कि इसने लीक किया है, ये इल्ज़ाम गलत है, इसमें मरियम नवाज का कोई किरदार नहीं है। और इसीलिए जब आपको याद होगा कि डॉन लीग्स
का जब मामला ख़त्म हुआ था और ट्वीट वापस हो गई थी और ये बताया गया कि जी इसमें मरीम नवाज़ का कोई किरदार नहीं है, तो कुछ लोगों ने एतराज़ किया था कि जी शायद कोई कंप्रोमाइज़ हो गया है। और फौज के सरबराह के बारे में भी बहुत से लोगों ने सवालात उठाए थे, सोशल मीडिया पे उनके खिलाफ कैंपेन शुरू हो गई थी। मैंने उस वक्त ये लिखा था अपने कॉलम में कि इंतज़ार करें और JID की रिपोर्ट का इंतज़ार करें। अब उसमें देखें कि आप, मुझे ज़रा बहुत बुरा सा लग रहा है कि मैं इतनी तल्ख बातें कर रहा हूँ, और दोबारा मैं कहूँगा कि पराजा साहब, मेरे दिल में बहुत से राज मचल रहे हैं, और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि साजिश अगर हो रही है ना नवाज शरीफ साहब के खिलाफ, अंदर से हो रही है, मुस्लिम लीग नून के अंदर से हो रही है, इनके राइट और लेफ्ट से साजिश हो रही है। और वादा करता हूँ आपके साथ कि मैं वो जो साजिशी किरदार है ना, उनको बेनकाब जरूर करूंगा। नहीं, लेफ्ट एंड राइट की जब आप बात करते हैं, लेफ्ट एंड राइट पता नहीं आप किन के बारे में, जब वो खड़े होते हैं ना, हाँ, तो बात कर रहे होते हैं, तो लेफ्ट राइट पे जो लोग होते हैं उनको देख लें। नहीं, कैपेसिटी उनमें किसी और दूर बैठे हुए शख्स की तो आप कह सकते हैं, कैपेसिटी उनमें है जो हर वक्त साथ खड़े होते हैं साजिश करने की। एक साहब जो हैं जो बहुत करीब है नवाज शरीफ साहब के, वो जाते हैं एक जगह पे, बार बार जाते हैं और जाके उनको कहते हैं कि मेरे पे हाथ रखें, अगर मैं वजीर आजम बन जाऊं तो क्या होगा। दूसरी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिलता। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कोई साजिश नहीं हो रही। और अगर मैं आपको उस शख्स का नाम बताऊं कि वो कौन शख्स है जो जाके आशीर्वाद मांगने की कोशिश कर रहा है, आप परेशान हो जाएंगे। आप कहेंगे नहीं 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 हामिद साहब ये क्या बात कर रहे हैं, ऐसे परेशानी हो रही है, ऐसे लोग हैं ना, परेशानी हो रही है। भाई अगर इजाजुल परेशान नहीं हूंगा, मुझे हो रही है परेशानी। अगर इजाजुल हक साहब आपको बता रहे हैं कि ये उनकी इत्तेहादी पार्टी है ना। जी हाँ, जी हाँ। मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी उनकी इत्तेहादी है, महमूद खान अजगज़ई की पार्टी उनकी इत्तेहादी है, नेशनल पार्टी के डॉक्टर मालिक साहब उनके इत्तेहादी हैं। भाई अगर इनको वो इत्तेमाद में नहीं ले रहे तो इट मीन्स कोई साजिश नहीं हो रही। साजिश अगर हो रही है नवाज शरीफ साहब के खिलाफ, तो मुस्लिम लीग नून के अंदर से हो रही है, और नवाज शरीफ साहब का जो बहुत ही क्लोज हल्का अहबाब है वहां से हो रही है, क्योंकि उनकी पार्टी के MNAs जस्ट 3-4 आदमी है क्लोज, ज्यादा तो नहीं है। उनकी पार्टी के जो MNAs हैं ना और मिनिस्टर्स हैं, अक्सर उनको तो वो टाइम ही नहीं देते, एक्सेस नहीं होती। लेकिन ये जो आप कह रहे हैं वो तो 2-3-4 मैक्सिमम, ज्यादा तो नहीं है। तो ढूंढ लेना। और मेरा ख्याल है कि मियां साहब को पता है, लेकिन वो आजकल तासुर नहीं दे रहे। और ये सिलसिला जो है साजिश का, ये 2015 और 16 में शुरू हो गया था, और कुछ लोगों ने ट्राइयां मारी, नहीं हुआ। देखिए इनको ये इसलिए, अगर फर्ज करें कि वो आप समझ लें भोले बादशाह हैं और उनको नहीं पता कि उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो उनके खिलाफ क्या साजिश कर रहे हैं, और उनको ये बताया गया कि आपके खिलाफ साजिश हो रही है, तो वो जो दोबारा मैं इजाजुल हक साहब का हवाला दूंगा कि अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने बड़ी, ये बात होती है कि सियासतदान जो है वो सच बोल दे, इन्होंने लपेट के सच नहीं बोला, खुल्लम खुल्ला सच बता दिया कि वो 88 में और 90 में और 93 में। अच्छा, मैं उतनी पुरानी बात नहीं करता, मैं आपके साथ 2011-2012 की बात करता हूँ, जब मेमोगेट स्कैंडल में नवाज शरीफ साहब पटिशनर बन के सुप्रीम कोर्ट में चले गए थे, काला कोट पहन के, और उस वक्त के आर्मी चीफ और DGI जो हैं वो इनके गवाह थे। तो उस वक्त फरमाइश थी, एक अहम अदालती शख्सियत ने फरमाइश की थी कि आप पटिशनर बन के आए, और ये पटिशनर बन के चले गए। तो अगर इनका ख्याल है कि 2012 में कुछ अदालती शख्सियात और कुछ रियासती इदारे वो मेरे साथ मिलके उस वक्त की इलेक्टेड गवर्नमेंट के खिलाफ साजिश कर रहे थे, तो शायद आज मेरे खिलाफ भी वही साजिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। इजाजुल हक साहब, साजिश की ही मैं बात रख रहा हूं, और जो एतराज आया, क्योंकि मियां जावेद लतीफ साहब मेरे शो में आए थे, वो कह रहे थे कि ये 2 ऑफिसर्स क्यों हैं JIT में, खुल के उन्होंने बात की। 4 सिविल ऑफिसर्स हैं, सीनियर ऑफिसर्स हैं, 2 हैं, एक ISI से, एक MI से। आप सिविल मिलिट्री रिलेशन को भी समझते हैं, अंडरस्टैंडिंग आपकी हमसे ज्यादा है। क्या 2 ऑफिसर्स 4 के ऊपर ओवर पावर कर सकते हैं, हावी हो सकते हैं जब रिपोर्ट लिखी जाए? देखिए, अंदर की बात तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 90 जो है 190 उस ये कर सकती है सुप्रीम कोर्ट, और इतराज़ उस वक्त करना चाहिए था और बरमला करना चाहिए था अगर वो समझते थे कि ये सही नहीं होगा। हालांकि हामिद मीर साहब ने उल्टा बताया, जो मुझे नहीं मालूम था, कि डॉन लीग्स में इन दोनों ने उनको मतलब कि कहा कि ये इन्वॉल्व नहीं थे, तो इसलिए हो सकता है कि शुरू में उनका इत्मीनान हो इन पे, क्योंकि उन्हें तो सारी खबरें मालूम थी।
उस वक्त ये एतराज़ बनता था, या फिर ये एतराज़ उस वक्त बनता था जबकि ये सुप्रीम कोर्ट में गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने इनकी जो प्ली थी उसको रिजेक्ट कर दिया था। वो कहते यार कि अब अपनी जो बातें कल मुसद्दिक मलिक साहब ने की या दूसरे कर रहे हैं, तो वो वक्त था जबकि ये कह सकते थे जी कि हम इससे लाताल्लुक होना चाहते हैं। अब तो वक्त ये आ गया कि मतलब सारी इंक्वायरी तो खत्म हो गई। अब तो उन्होंने सबमिट कर देनी है, मंडे को रिपोर्ट जो है वो सबमिट कर देनी है। ये जो हामिद मीर साहब ने बात की ना, ये इसका इल्म सही मानों में मियां नवाज शरीफ को था, धरने के दौरान भी था उनको। मेरी खुद एक दो मरतबा बात हुई थी, उन्होंने मुझे नहीं कहा कि जी ये फलाना शख्स जो है मेरा साथी जो है मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है, लेकिन साफ मालूम हो रहा था कि उनके दिल में वो किसकी बात कर रहे हैं, किसकी बात, वो जिसकी भी बात कर रहे हैं। हामिद मीर साहब का कॉलम पढ़ लेना आप, कुछ अरसे के बाद आपको पता लग जाएगा जो भी हैं लोग। और मैं समझता हूँ कि ये जो बहुत ही करीबी हैं, जिस किस्म के जो एडवाइजर्स वगैरह भी हैं बहुत करीबी, जिनको आप हमारी एंग्जाइटी को बढ़ा रहे हैं। कई दफा बता देंगे हामिद मीर साहब प्रोग्राम खत्म होने से पहले वो मुझे, मैं इसलिए नहीं बता रहा कि मुझे खुद जो है ना वो मैं अपने आप से लड़ता हूँ यार, ये इंसान इस तरह का भी हो सकता है यार, तुम इस तरह के निकलो यार, यूट्यूब ब्रूटस, यूट्यूब ये तो इंसानी तारीख का हिस्सा है। सरदार साहब आपकी तरफ आऊंगा, हम उसी साजिश के अराउंड बात कर रहे हैं। ये भी खबरें आई हैं कि JIT का सेक्रेटेरिएट ISI के कंट्रोल में है, मुलाकातें वो करवाते हैं, अंदर लेके जाते हैं, प्रोटोकॉल ड्यूटी वो करते हैं। अगेन रियासती इदारों की जिम्मेदारी थी इस पूरे प्रोसेस को सपोर्ट करने के लिए, लेकिन जब ये खबर आई कि JIT का सेक्रेटेरिएट ISI के पास है, तस्वीर लीक वाली बात अभी सामने नहीं आई, क्योंकि वैलिड सवाल है नवाज लीक का। इसमें तो आप भी एग्री करेंगे कि अगर कोई मसला नहीं है तो तस्वीर लीक वाले का नाम बता दें, कौन किसने की, कौन है वो, किसके कहने पे की। लेकिन JIT सेक्रेटेरिएट ISI के पास है, ISI ने रियासती इदारा होने के नाते 190 के अंडर इसको एक्सेप्ट किया है। तो कुछ तबसरे मुझे मनफी भी लगे, जो साजिश वाली कड़ियां हैं उसके तनाजुर में तबसरे भी है, आप क्या कहेंगे? देखिए, इस हवाले से तो मुझे नहीं पता है कि JIT सेक्रेटरीट का जो संभाल रहे हैं वो ISI वाले संभाल रहे हैं। खबर की तरदीद नहीं आई तो हम जर्नलिस्ट तो यही समझते हैं कि खबर फिर दुरुस्त है। लेकिन देखें, लेकिन असल खबर ये है कि जो तस्वीर लीक हुई है ये इन्होंने खुद करवाई है, हुक्मरानों ने लीक करवाई है। और JIT के अंदर कोई एक ऐसा भी शख्स मौजूद है जो हुक्मरान के लिए नरम गोशा रखता है, और उसने जो है सपोर्ट किया इस तस्वीर को उस कंप्यूटर से, मॉनिटर से निकालने में। तो मैं समझता हूँ कि ये खुद जो है तस्वीर लीक कर, आप देखें जो तूफान बर्बा हुई है, जब सारी कहानी शुरू हुई है कंट्रोवर्सी की। मीर साहब आपकी बात से एग्री नहीं कर रहे, हामिद मीर साहब आपकी बात से एग्री नहीं कर रहे। मैं हामिद मीर साहब की भी इस बात पे एग्री नहीं करूंगा कि जिन शख्स का ये नाम ले रहे हैं कि वो गए 2011 और 12 में के इस हुकूमत के खिलाफ जो है साजिश में साथ दें, 14-15 के बाद धरनों में नवाज शरीफ के, और उसके बाद धरने की हवाले से बात की। धरने में वो शख्स गया जिसको बहुत शौक है, उन्होंने तो नाम नहीं लिया, मैं भी नाम नहीं लूंगा क्योंकि आजकल नाम लेने से जो है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाता है। तो मेरे ख्याल है ये किसी और की बात कर रहे हैं आप, किसी और की जो शौक वाली बात है वो किसी और के बारे में आप सोच रहे हैं। मैं उस शख्स की बात कर रहा हूँ जिसको प्राइम मिनिस्टर के साथ गाड़ी चलाने में बड़ा मतलब उनको मजा आता है, और जो इसाक डार के साथ भी बैठते हैं तो गाड़ी खुद चलाते हैं। मेरा उसकी तरफ इशारा नहीं है, ये किसी और की बात कर रहे हैं। देखिए, इनके कहने से पहले मैंने कहा आप किसी और की बात कर रहे हैं, हामिद मीर साहब किसी और की बात कर रहे हैं। जिनके बारे में आप सोच रहे हैं मुझे समझ आ रही है उनकी। मैं बता देता हूँ भाई, मैं इशारा चौधरी निसार अली खान की तरफ नहीं है, वो इस साजिश में शरीक नहीं है। मेरा भी इशारा चौधरी निसार अली खान की तरफ नहीं है। मर्सिडीज गाड़ी सिर्फ चौधरी निसार नहीं चलाता है, कोई और भी ख्वाजा भी चलाता है, समझे ना। मैं समझता हूँ कि आपको सियालकोट के लोग जो है ना आपको ज्यादा करीब नहीं, मेरा इशारा ख्वाजा आसिफ की तरफ भी नहीं है। आपसे फिर हम लोग वो खेलते हैं ना, वो जो एक गेम शो होता था
पता नहीं नाम भी मैं भूल गया। कसौटी खेलते। मेरे प्यारे भाई देखो, इसका मतलब ये है कि मैं सही कह रहा हूँ ना, आपका भी उस तरफ ध्यान नहीं जा रहा जिस तरफ मैं कह रहा हूँ। आपका ध्यान जा ही नहीं सकता क्योंकि आप इतने बड़े साजिशी नहीं है। नहीं, मैं मुझे ये पता है कि असल विक्टिम, असल टारगेट जो है ना इस वक्त, वो नवाज शरीफ नहीं है। मैं आज आपको एक बात बता दूं, असल टारगेट मरियम नवाज शरीफ है। और जो लोग ये चाह रहे हैं कि, क्योंकि वो कभी ये नहीं चाहते कि नवाज शरीफ मरियम नवाज को आगे लेकर आए और अगली प्राइम मिनिस्टर की कैंडिडेट मरियम नवाज बने, वो लोग कहते हैं कि हमने इतना साल डंडे खाए, हमने मुस्लिम लीग को चलाया, अब हमारा भी हक है, हम इतने सीनियर हैं। तो अपनी बेटी को लाने के ऊपर जो है ना वो नाराज हैं कि मरियम नवाज को वो चौथी बार जो प्राइम मिनिस्टर मुस्लिम लीग समझती है कि हम 2018 में जीतेंगे और फिर वो कैंडिडेट होगी मरियम। तो असल टारगेट आप देख लेना कि अक्यूज्ड में जो है नवाज शरीफ बार बार कहता है मैं तो अक्यूज्ड ही नहीं हूं, तो अक्यूज उसके बच्चे हैं। तो असल टारगेट मरियम नवाज शरीफ है, उसको जो है प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट बनने से रोकना है। और ये वही लोग इसलिए साजिश कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि भाई हम बने। तो आपने नाम नहीं लिया, मैं भी नाम नहीं ले रहा हूं, और लेकिन ये है मेरे ख्याल में सबको मालूम हो जाएगा। इजाज़ हक साहब भी नाम नहीं ले रहे। नाज़रीन, ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे इसी JIT वाले इशू को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बातचीत कर रहे हैं JIT के हवाले से। मुल्क का मुस्तकबिल भी अजीब वसवसों में हमें नजर आता है। लोग बड़ी बातें करते हैं, वो अंदरूनी और बैरूनी खतरात के हवाले से भी बात करते हैं कि इस वक्त इस्तेकाम चाहिए, इस वक्त मुल्क को स्टेबिलिटी चाहिए, लेकिन ये मामलात भी कोर्ट में आए हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट का प्रोसेस बंद गली में नहीं रह सकता, कोई ना कोई फैसला तो आना है। हम इस पे बात करेंगे। हामिद मीर साहब, वज़ीर आज़म साहब ने कल कहा कि जी ये मामला हल हो जाए तो धरना पार्टी से भी हम निपट लेंगे। वज़ीर आज़म आपको कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं जब वो ये कहते हैं कि फिर हम धरना पार्टी से भी निपट लेंगे? वज़ीर आज़म साहब बज़ाहिर तो कॉन्फिडेंट ही नज़र आ रहे हैं और उनकी कोशिश भी यही है कि वो कॉन्फिडेंट नज़र आएँ, क्योंकि अगर वो कॉन्फिडेंट नज़र नहीं आएंगे तो फिर उनके जो सपोर्टर्स हैं उनका मोरल डाउन हो जाएगा। लेकिन धरना पार्टी से निमटने का तो बेहतरीन तरीका ये था कि आप पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती करते। जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि अगर वज़ीर आज़म साहब को ये पता है कि जमहूरियत के खिलाफ कोई साजिश हो रही है तो बताएं, पार्लियामेंट में बताएं, अपनी एलाइड पार्टीज को बताएं, एजाजुल हक साहब को बताएं, महमूद अचकज़ई को बताएं, मौलाना फजलुर रहमान। आज भी दोपहर को जुमे की नमाज के बाद मैं जमीयत उलमा इस्लाम के बहुत ही सीनियर रहनुमाओं से मिला हूँ और वो कहते हैं यार ये क्या ड्रामा चल रहा है, हमें बताया नहीं कुछ भी, हम उनके इत्तेहादी हैं, बताते नहीं है कि क्या साजिश हो रही है। तो आप आइन और कानून की बालादस्ती जो है अपने आइनी जिम्मेदारी पूरी करें, उसके तकाजे पूरे करें। और आपने 2014 के धरने में आपने इमरान खान पे और ताहिरुल कादरी पे आपने मुकदमात दर्ज किए और कुछ अदालतों ने उनको इश्तिहारी करार दिया हुआ है। आप जमशेद दस्ती को गिरफ्तार कर लेते हैं क्योंकि वो बेचारा साउथ पंजाब से ताल्लुक है उसका, लेकिन आप इमरान खान को गिरफ्तार नहीं करते। लेकिन इसी पर्सपेक्टिव में, इसी बात से ज़िमनी क्वेश्चन भी कर लेता हूं, जो सुप्रीम कोर्ट में और इलेक्शन कमीशन में इमरान खान के खिलाफ केस है, फिर आपको वो कैसे लगते हैं? नहीं तो वो देखे ना, हनीफ वासी साहब गए हैं ना, जी हाँ, तो 11 जुलाई से समाअत शुरू हो गई है। तो मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या निमट लेंगे, उन्होंने हनीफ वासी के जरिए निमट रहे हैं बेचारे, उस बंदे के जरिए जो कि MNA ही नहीं है और कोई नहीं आपको मिला। आप हनीफ वासी को आगे लगाया हुआ आपने। इलेक्शन कमीशन में आप किसको भेज देते हैं? दानिया अजीज को भेज देते हैं, आप तलाल चौधरी को भेज देते हैं। बाकी जो आपके इतने सीनियर लीडर हैं मुस्लिम लीग नून में, माशाल्लाह इतने बड़े बड़े लीडर हैं, वो क्यों आके और मीडिया में आपको डिफेंड नहीं करते और सिर्फ वही आपके पास कुछ मखसूस चेहरे हैं वही आपको डिफेंड क्यों करते हैं? तो अगर उनमें बहुत एतमाद है तो ये ना होता कि जनाब JIT में हुसैन नवाज के दिन डॉक्टर आसिफ करमानी साहब जो हैं वो ये कह रहे होते हैं जनाब कि आज 5 जुलाई का दिन है और मुझे बहुत अफसोस है आज पाकिस्तान में मार्शल लॉ लग गया था, और जवाब में जो है एक स्टेटमेंट जारी हो जाए मुस्लिम लीग ज़िया की तरफ से कि अगर 5 जुलाई 1970 को मार्शल लॉ ना लगता तो शायद नवाज शरीफ साहब जो है वो इस मुल्क के वजीर आज़म ना बनते। इससे आप देखें वो कितने हवास बाख्ता हैं। असल बात तो ये है ना, वो हवास बाख्ता हैं और लेकिन शो ये करते हैं कि जनाब हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं, बहुत कॉन्फिडेंट हैं। इजाज़ुल हक साहब, कतरी शहजादे का खत बड़ा इंपॉर्टेंट है। कतरी शहजादे के साथ JIT की खतो किताबत हो रही है। आप खुद ही तो इस शहजादे को इंट्रोड्यूस करने वाले थे पाकिस्तान में, क्या कहेंगे? कतरी शहजादा जो है उसके
इसमें तो कोई शक नहीं कि ताल्लुकात मियां नवाज शरीफ साहब से भी हैं और उनकी फैमिली के साथ भी हैं, और इंटरव्यू साहब ने कराया था। दरीना है क्योंकि पहली मरतबा वो मेरे जरिए आए थे पाकिस्तान। और कब की बात है? ये 1985-86 की बात है। चीफ मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ साहब थे। ये सैफ रहमान साहब के साथ आए थे। मैं उस वक्त बैंक ऑफ अमेरिका में होता था। मैं दोहा गया था पहली मरतबा वहाँ पे क्लाइंट से मिलने के लिए, तो इन्होंने मेरा खाना किया था अपने घर में। उस वक्त ये अंडर सेक्रेटरी होते थे मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में, या मिनिस्ट्री ऑफ इमिग्रेशन के या किसी चीज़ में अंडर सेक्रेटरी होते थे। बाद में फिर ये फॉरेन मिनिस्टर बने और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर बने। और 2001 में जब मैं एज ए स्पेशल एनवॉय गया था कतर, तो उस वक्त ये वहाँ के वज़ीर ख़ारजा थे, और इन्होंने वहाँ बड़े ज़ोर देकर हमें, मुझे और जनरल जावेद अशरफ काजी को, ये बात ऑन द रिकॉर्ड है भी, मैं लाना भी चाहता हूँ, कि बड़ा ज़ोर देकर इन्होंने कहा था कि सैफ रहमान को फौरी तौर पर रिलीज़ किया जाए। और अगर आप परवेज़ मुशर्रफ साहब से कहें जाके प्रेसिडेंट से, जावेद अशरफ काजी साहब साथ थे, कि अगर उसने कुछ लोन देना है पाकिस्तान का या कुछ पैसे ऐसे हैं जो पाकिस्तान को देना है तो वो हम दे देंगे उसके बारे में। अब जहाँ तक बात आ रही है, जब हामिद मीर साहब ने जो बात की कि मैं बहैसियत इत्तेहादी जमात के, एक तो इत्तेमाद में लेना तो अपनी जगह, दूसरा हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं। जी हाँ, साथ मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको सपोर्ट कर रहे हैं, और फिर आपके लोग खड़े होकर हमें ही बुरा भला कहना शुरू कर दें और हमें ही गाली देनी शुरू कर दें, तो फिर आप बताएं कि फिर ये साजिश है कि नहीं है? इधर ही रुकिए, इससे बड़ी साजिश और क्या हो सकती है? नबील कबोल साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा। साजिश का इंकशाफ हो गया है। नबील कबोल साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा। जब काफ लीग की हुकूमत थी, पॉलिटिकल गवर्नमेंट थी, वो बदनाम होके निकली और 2008 के इलेक्शन हार गई। जब आप पीपल्स पार्टी में उस वक्त थे, मिनिस्टर भी थे, आपकी पार्टी की हुकूमत थी, 5 साल खुद, जैसे हामिद मीर साहब कह रहे हैं, मियां नवाज शरीफ भी काला कोट पहन के आए, आपकी पार्टी बदनाम हुई, फिर निकली हुकूमत से, इलेक्शन हार गई 2013 के। अब ये तीसरी हुकूमत है, इनके खिलाफ करप्शन का इतना बड़ा सिलसिला चला हुआ है। इमरान खान कह रहे हैं कि गॉड फादर के खिलाफ हम जिहाद कर रहे हैं। ये तीसरी गवर्नमेंट भी, तीसरी पॉलिटिकल पार्टी भी अगर बदनाम होती है, तो फिर ख्वाजा साद रफीक की बात तो समझ आती है कि सियासतदान बदनाम होंगे तो फिर मुल्क को यकजा कौन रखेगा, मुल्क में जमहूरियत को कौन आगे बढ़ाएगा? क्या कहेंगे आप? देखिए, जरूरी नहीं है कि सिर्फ नवाज शरीफ अगर बच गया तो जमहूरियत बच जाएगी। और कोई तीन पार्टी, तीन हुकूमतों की मैंने इसलिए एग्जांपल दी, 3 हुकूमत, हाँ आपने दी है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि जो मुझे आने वाला वक्त नजर आ रहा है, आने वाला वक्त में मुझे कोalition गवर्नमेंट ही नजर आ रही है, और उसमें ये सारी जमातें, इनको मजबूरन होना पड़ेगा। हंग पार्लियामेंट होगा, हंग पार्लियामेंट में किसी जमात की अक्सरियत होगी नहीं, तो किसी को किसी के साथ मिलना पड़ेगा। बड़ी जमातों की मैं बात कर रहा हूँ, छोटी जमातों की नहीं कर रहा हूँ। मौलाना फजल रहमान, ये जमात इस्लामी, छोटी बड़ी बड़ी 3 जमातों की बात। मौलाना फजल रहमान की पार्टी एक बड़ी पार्टी बन के उभरेगी, याद रखना मेरी बात। अब पता नहीं, शायद उसको 15 से 20 सीट शायद मिल जाए, हाँ। लेकिन उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। ये है कि लेकिन हुकूमत वही बनाएगी जिसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोट मिलेंगे, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अगर आप लोग कहते हैं कि हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं है, तो हमारे मुल्क के अंदर जो प्रेडिक्शंस हैं वो हमेशा गलत निकल के आती है। तो मैं आपको बताऊं कि ये जो लड़ाई, बड़ी लड़ाई इस वक्त चल रही है इमरान खान और नवाज शरीफ के बीच में, दोनों को कुछ नहीं मिलेगा, और बॉलर भी जाएगा और बैट्समैन भी जाएगा, और विकेट कीपर जो है वो कैच, ये मैं आपको बता दूं। बहुत शुक्रिया। विकेट कीपर जो है ना, वो उसको ज्यादा फायदा होगा। बहुत शुक्रिया सरदार नबील कबोल साहब, आपने वक्त दिया। एजाजुल हक साहब बहुत शुक्रिया, आपने शफकत की, तशरीफ ले आए। हामिद मीर साहब बहुत शुक्रिया, आप अपना भी शो करते हैं, फिर हमें भी असिस्ट करते हैं, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, हमारी तरफ से इतना कुछ। अपने मेज़बान शौकत पराचा को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।